बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सेकंड मेथड अप्रेजल का लिखें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पे जाने से पहले हमें क्यूएम और R1 में से रिवाइज करवाना पड़ेगा क्या? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। क्या रिवाइज करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस। हेडिंग बनाएं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए मेरे बच्चों क्यूएम में टीचर ने आपको सिखाया था इंटरेस्ट। क्या सिखाया था? इंटरेस्ट। अब मुझे बताएं क्यूएम में इंटरेस्ट कितनी तरह का आपने सीखा था? दो तरह का, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो कितनी ब्रांचेस बन गई? दो। एक सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों में फर्क क्या था बेटा? सिंपल इंटरेस्ट में आप हर साल अपनी रिटर्न निकालते हैं और घर को ले जाते हैं। आपका इन्वेस्टी आपकी कौन सी रकम इस्तेमाल कर रहा होता है? सिर्फ प्रिंसिपल। क्या? सिर्फ प्रिंसिपल। तो लिखें सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट इनकम विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? विड्रॉ कर लेंगे। कंपाउंड में क्या होगा बेटा? हर साल इंटरेस्ट इनकम विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर हर साल इंटरेस्ट इनकम सिंपल इंटरेस्ट में विड्रॉ कर लेंगे तो हर साल कैलकुलेशन किस पर होगी? प्रिंसिपल पर होगी। प्रिंसिपल पर होगी। और अगर इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर हर साल इंटरेस्ट इनकम प्रिंसिपल और बोले और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्या बोलोगे? क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम पर होगी। ओके हो गया। अब याद देखिएगा एमएफए में क्या नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट। साइलेंट है तो एमएफए किस पे बेस करेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। साइलेंट है तो एमएफए किस पर बेस करेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। किस पर बेस नहीं करेगा? सिंपल इंटरेस्ट पर। अब मेरे बच्चों आपके क्यूएम के टीचर ने आपको दो कॉन्सेप्ट्स दिए थे। एक दिया था फ्यूचर वैल्यू का। किसका? फ्यूचर वैल्यू का। और एक दिया था प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था वो था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r रेज टू द पावर n। और जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया था वो क्या था? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू बोले फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस r
रेज टू द पावर माइनस n। हमारे एमएफए में मेरे बच्चों फ्यूचर वैल्यू पर हम रेयर जाएंगे। क्या है? रेयर कैलकुलेशन। बहुत कम हम फ्यूचर वैल्यू पे जाएंगे। हमारा पूरा एमएफए किस पर मूव करवाएगा हमें? 99.9% केसेस में किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर। रूटीन होगी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। अब मेरे बच्चों 1 प्लस आर रेज टू द पावर माइनस n, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट फैक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आर रेज टू द पावर माइनस n। अब आ जाए, आर क्या है? आर क्या है? इंटरेस्ट रेट। आर क्या है? इंटरेस्ट रेट। डिस्काउंट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किसके नाम है? आर के। ये आर के नाम है। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बोलना, नंबर ऑफ पीरियड्स। एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर इंटरेस्ट रेट पर ईयर है तो ये बन जाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हाफ ईयर इंटरेस्ट रेट है तो नंबर ऑफ 6 मंथ्स। नंबर ऑफ 6 मंथ्स स्लॉट्स। नंबर ऑफ 6 मंथ स्लॉट्स। और अगर इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली है तो ये क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ क्वार्टर्स। नंबर ऑफ क्वार्टर्स। अगर मंथली इंटरेस्ट रेट है तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स। यहां तक कॉपी करो बच्चा। अब मेरे बच्चों, कल हमने जो बात शुरू की थी मैं वहां पे जाने लगा हूं। क्या बात शुरू की थी? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कल हमने क्या किया था? पे बैक पीरियड मेथड। क्या था पे बैक पीरियड मेथड? कितने दिनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। कल हमने प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर, प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी को कंसिडर किया था। जितना जल्दी कोई प्रोजेक्ट हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस करेगा उतना हमारा रिस्क कम हो जाएगा। इसलिए हम उस प्रोजेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जिसका पे बैक पीरियड कम हो। आज हमने कहा नहीं यार, सिर्फ लिक्विडिटी को नहीं देखना, ये भी तो देखो इसमें हमारे लिए दमखम है भी या नहीं है। कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आज प्रोजेक्ट में जो पैसा लग रहा है, और कल बताया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक
फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, एक वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होता है, वर्किंग कैपिटल डेप्रिशिएट। अभी वर्किंग कैपिटल को छोड़ के रखिएगा, बस आइडिया रखिएगा। जब तक मैं खामोश रहूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस में हो रही है? फिक्स एसेट। अब सुनिएगा, इंट्रो में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ऑनर बिजनेस में वो अकाउंटिंग की लाइन है, वो किसकी लाइन है? अब जब कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराइज होगी तो बिजनेस उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखेगा, तो वो कह रही होगी कि क्या करो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट करो। क्या करो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट करो। अब अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं ये पैसा कौन लेकर आता है? ऑनर। आज हम ये कहेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस के पास पैसा नहीं है, बिजनेस ये पैसा कहीं से लेकर आएगा। यानी आज कैपिटल जो इस प्रोजेक्ट के लिए आएगा वो हम कहीं से लेकर आएंगे। अब ये ना सोचिएगा कहाँ से लेकर आएंगे, ये भी आपका डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, ये पढ़ाऊंगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कि कहाँ से फाइनेंस आता है। अभी ये समझेंगे हम कैपिटल कहीं से लेकर आएंगे। जब हम कहीं से कैपिटल लेकर आएंगे बेटा, तो जहाँ से लेकर आएंगे वो हमसे इस पे क्या लेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या लेगा? कॉस्ट ऑफ। और ये देखें, डिस्काउंट रेट का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका तीसरा नाम इंटरेस्ट रेट, फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ, और फिर कुछ भी नाम दे दे। इसका मतलब है ये बिजनेस में जो पैसा आ रहा है इसकी कोई कॉस्ट है। अच्छा, अब मुझे बताएं इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कब का आउटफ्लो है? T0 का। और हमें जो इनफ्लो मिलेगा वो कब मिलेगा? T1 में, T2 में, T3 में। हम कहते हैं मसलन क्लास में कोई बच्चा हो और वो रिपीट कर रहा हो और कोई टेस्ट कंडक्ट हो और वो अच्छा परफॉर्म कर जाए और मैं उसके लिए क्लैपिंग करवाऊं, तो आप क्या कहेंगे? सर अंसारी ये फाउल है, आपने लाइक विद लाइक को कंपेयर नहीं, लाइक विद लाइक को कंपेयर नहीं किया। अब कहानी क्या है? मैं कह रहा हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 40,000 की हुई है। कितने की हुई? 40,000 की। मैं कह रहा हूं T1 में मुझे आए 20,000, T2 में आए 15,000, T3 में आए मुझे 10,000। टोटल कितने आए? 45,000। भाई कितने आए? 45,000। अब एक नॉन टेक्निकल पर्सन कहेगा कि जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यही कहेगा ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? गया कब है? T0 में। आया कब है? फ्यूचर में। इसका मतलब जाना आज है, आना फ्यूचर में है। और QM के टीचर ने बताया था विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी डिटेरियोरेट्स। पैसे की वैल्यू, मेरी जेब से आज चला गया, जब फ्यूचर में ये पैसा आएगा तो मेरी बार्गेनिंग पावर कम हो चुकी होगी। आपने ऐसे नहीं पढ़ना, आपने इसको ऐसे सीखना जैसे मैं बताने लगा, क्योंकि पूरे CA में ऐसे चलेगा इंशाल्लाह। मैं जो 40,000 लेकर आया, कहीं से लेकर आया, जब कहीं से लेकर आया तो साल के बाद इस पर इंटरेस्ट दूंगा। तो ये जो मुझे 20,000 आया है इसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, इस 15,000 में से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, इस 10,000 में से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, इसमें से नहीं इंटरेस्ट माइनस हुआ। अब ऐसा लग रहा है 45 माइनस 40 मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन अगर इस 45 में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ये 45 जो है ये 40 से भी नीचे चला जाए। तो फिर पहले मुझे इन कैश फ्लोज को लाइक विद लाइक करना पड़ेगा। इस लाइक विद लाइक करने का मतलब ये है कि इन इनफ्लो में से मैं इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर रहा हूं। QM में नहीं बताते, QM में क्या कहते हैं? वो डिस्काउंट कर दो।
तो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? फंड प्रोवाइडर का शेयर कैश इनफ्लो में से बाहर निकाल देना। फिर देखना कि इस प्रोजेक्ट ने मुझे क्या इतना कुछ दिया कि मैं फंड प्रोवाइडर का शेयर देने के बाद घर कुछ लेकर जा सकूं। मैं घर से निकला तो मेरी जेब में कुछ नहीं है, जीरो है, वेल डन, जीरो है। मैंने बाहर से कितना लिया? 40, उसे लगा दिया प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट ने दिया 20, 15 और 10। अब ऐसा लग रहा है मेरी जेब में 45 है। मैं यहां बिजनेस के ऑफिस से निकला, घर जाने लगा, गली के नुक्कड़ पे कौन खड़ा होगा? फंड प्रोवाइडर खड़ा होगा। क्या कहेगा? किधर जा रहे हो? किधर का ख्याल है? किधर जा रहे हो? किधर का ख्याल है? मंगतों का यही अस्पताल है, मंगतों का यही अस्पताल है। मैं कहूंगा तुम कौन? तो क्या कहेगा? मास्क उतारेगा और क्या कहेगा? मैं वही जिसने तुझे 40,000 दिया था। अब जब उसे उसका शेयर दूंगा तो लेट से कि 3,000 चला गया, कितना बचा? 42। लगा कितना था? सुबह घर से निकला तो, वापिस गया तो, इसका मतलब है कि मुझे फायदा हो गया, मुझे फायदा हो गया। क्लियर हो गया? तो डिस्काउंटिंग करना क्या है? फंड प्रोवाइडर का शेयर एक्सक्लूड करना। उसका शेयर एक्सक्लूड करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए, क्योंकि वो जाते हुए 3,000 इंटरेस्ट भी लेके जाएगा और 40,000 प्रिंसिपल भी लेके जाएगा, तो मुझे कितना बचा? तो मैं जब बाहर निकला घर से, वापस गया, तो इसका मतलब मैंने प्रोजेक्ट कामयाब लगाया। और अगर ऐसा ना हुआ, 5,000 वो इंटरेस्ट ले गया, 40 अपना प्रिंसिपल ले गया, तो वो कितना ले गया? 45। सुबह में घर से निकला तो 3 साल के बाद एंटर हुआ तो 0, मैंने कुछ नहीं कमाया। तो फिर जब कभी कोई प्रोजेक्ट लगाऊंगा, आमतौर पे उसकी इन्वेस्टमेंट T0 में होती है, बाद में भी हो सकती है लेकिन अभी नहीं सोचना। लेकिन उससे फायदा मिलता है फ्यूचर में। वो जो फ्यूचर में फायदा आता है उसमें से मेरा हिस्सा नहीं है, फंड प्रोवाइडर का भी हिस्सा है। उस फंड प्रोवाइडर के हिस्से को एक्सक्लूड करने के लिए हम इन फ्यूचर वैल्यू की क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से। अगर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम हो तो हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब मेरे लिए इसमें फायदा है। और अगर एनपीवी आ जाए 0 तो मैंने खिदमत खल की है, मुझे कुछ नहीं मिला। और अगर कहीं इंटरेस्ट बना 7,000, प्रिंसिपल है 40,000, तो टोटल कितना हुआ? 47। मेरी जेब में प्रोजेक्ट से 45। अब क्या करूंगा? वो 45 उसे दूंगा, 2 बेल बजाऊंगा घर की और बेगम से कहूंगा 2,000 और दो। वो कहेगी तुमने क्या किया? तो मैं कहूंगा यार बस अनलकी हूं, बैड लक हो गई, आज तो पैसा हाथ से जा रहा है। तो पॉजिटिव एनपीवी आ गई, गुड न्यूज, नेगेटिव एनपीवी आ गई, बैड न्यूज, 0 एनपीवी आई, नो गुड नो बैड, ब्रेक इवन पॉइंट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेट करेंगे? और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए ये देखें स्क्रीन पर, फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर से। फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर से। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू में। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को कंपेयर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से। अब लिखें नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू net present value is equal to present value of बोले कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, अभी आप इसका मीनिंग रखें क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी रखें, बाद में चेंज कर दूंगा, परेशान नहीं होना।
चलो भाई पढ़े। पढ़े भाई क्या कह रहा है। A company with a cost of capital of 10% is considering investing in a project में इन्वेस्ट कर रहे हैं with the following cash flows। टी नॉट में कितना गया, आया गया आउटफ्लो। T1 में कितना आया, T2 में कितना आया। अब ये जो 6000 आया है ये खुद एक रिजल्ट है, ध्यान से सुनो, ये खुद एक रिजल्ट है उस साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। क्या बोला, यानी जो आया वो माइनस जो गया, उसको नेट किया तो कितना बना 6000, क्योंकि सेल से पैसे आया होगा लेकिन मटेरियल में पैसा, लेबर में पैसा, इंक्रीमेंटल ओवरहेड में पैसा गया होगा। दूसरे साल कितना आया। अब मेरे दोस्तों अगर मैं निकम्मा आदमी हूं और मुझे टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं पता तो मैं क्या कहूँगा, 6 और 8 14 आया, 10 गया, कितना बचा 4। लेकिन इस कैलकुलेशन में मैंने किसे कंसीडर नहीं किया, फाइनेंसिंग कॉस्ट को। क्या बोला, ये जिसने 10,000 दिया इसको तो पैसा वापस जाएगा 2 साल के बाद, या 6,000 पहले साल के बाद चला जाएगा, बाकी जाएगा दूसरे साल के बाद। इसलिए उसकी इंटरेस्ट की जो फिगर है वो अभी इसमें शामिल नहीं है। इसलिए R1 में जब हम वैल्यू इन यूज बनाया करते थे तो इंटरेस्ट को कहीं आउटफ्लो शो नहीं करते थे, और रजिस्टर पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंटिंग का मतलब ही इंटरेस्ट को कंसिडर करना है। हालांकि इंटरेस्ट कैश आइटम होता है, प्रैक्टिकली कैश जाता है, लेकिन फिर भी एनपीवी के फॉर्मेट में उसे नहीं लेते, क्योंकि नीचे जो डिस्काउंटिंग हो रही होती है वो उसी इंटरेस्ट को कंसिडर करके हो रही होती है। अब पहले मैं इस 6000 को कहूंगा कि ये एक फ्यूचर वैल्यू है। क्या है, क्यों, टी नॉट में नहीं है तो फ्यूचर वैल्यू, तो फिर T2 वाली फिगर भी फ्यूचर वैल्यू। अब लाइक विथ लाइक नहीं है, गया पैसा टी नॉट टर्म्स में, आया पैसा T1 और अब 2 तरीके होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, या तो टी नॉट को उठाकर T1 और T2 में ले जाओ, यानी उसके अंदर क्या शामिल कर दो, इंटरेस्ट शामिल कर दो, या फिर जो तुम्हें आया है उसमें से इंटरेस्ट बाहर कर दो। जो सेकंड अप्रोच है ये चलती है पूरी दुनिया की कैलकुलेशन में, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जब BFD में आओ और इंशाल्लाह मुलाकात हुई अगर, तो फिर वहां आपको बता दूंगा कि टी नॉट को भी आगे लेके जाओगे तो आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हम टी नॉट को आगे लेके जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू को पीछे लेकर आएंगे, और फ्यूचर वैल्यू को पीछे लाने का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। क्या है, आए भाई चलें भाई। ईयर नॉट है टी नॉट, फिर क्या है T1, फिर क्या है T2। टी नॉट में कितना आउटफ्लो हुआ भाई, कितना हुआ 10,000, T1 में 6,000, T2 में 8,000। टी नॉट का डिस्काउंट फैक्टर, पहले फार्मूला बोले, फार्मूला 1 + R रेज टू द पावर -n। अब 1 + 0.1 रेज टू द पावर 0, मैथ का रूल है जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 होता है, ये 1 आ गया। फिर 1 + 0.1 अब रेज टू द पावर -1 0.909, फिर 1 + 0.1 रेज टू द पावर -2 0.826। 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 नेगेटिव, 6,000 को 0.909 से, बट सब आपने भी करना है बेटा, सब करेंगे तो बचेंगे हम। बोले 5454 6608। अब अगर मैं कहूं नेट प्रेजेंट वैल्यू तो इसका फार्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश बोले आउटफ्लोस। अब दोनों इनफ्लो दोनों पॉजिटिव जमा कर लो,
दोनों पॉजिटिव जमा कर लो, जल्दी से करें। 12062 माइनस 10,000, आंसर बोले 2062, पॉजिटिव है। अब इसका मेरा जुमला सुनना, मैंने प्रोजेक्ट लगाया, सेल्स के पैसे आए, मटेरियल लेबर और एफओएच के पैसे गए, फिर मैंने उसमें से फंड प्रोवाइडर को भी उसका इंटरेस्ट दे दिया, उसका प्रिंसिपल भी दे दिया, फिर भी मुझे कितना बचा? तो क्या मुझे ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए? सर लगाना चाहिए, आपको इसमें फायदा है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इसका आंसर माइनस में आ जाता तो मैं क्या कहता? मैंने प्रोजेक्ट लगाया, सेल से पैसा आया, मटेरियल लेबर एफओएस से पैसा गया, मैंने फंड प्रोवाइडर को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देने के बाद मेरे हाथ से पैसा चला गया, मुझे कहीं से मांगना पड़ा, अपनी सेविंग में से निकाल के पैसे पूरे करने पड़े, तो मुझे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए। और अगर आंसर 0 आ जाए तो जितना आया उतना गया, प्रेजेंट वैल्यू शक्ल में ना कुछ कमाया ना कुछ खोया, मेहनत गई, बस मेरे स्किल्स गए हैं। तो फिर 3 आंसर आ सकते हैं, पॉजिटिव एनपीवी हो सकती है, नेगेटिव एनपीवी हो सकती है और 0 एनपीवी। मैं बता रहा हूं 0 आ जाएगा तो भाई देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। मसलन गवर्नमेंट का कोई टेंडर हो और एनपीवी 0 आ रही हो तो मैं क्या कोशिश करूंगा? मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूं। क्यों कर लूं? आज नहीं कमाया लेकिन एक दफा अगर मैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर बन गया तो फ्यूचर में कमा लूंगा। तो इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू देखना, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखना। क्या देखना? अभी ना लिखेगा, इट्स टू अर्ली, जब पास पेपर करेंगे वहां डिस्कस करेंगे इसे। कॉपी करें, जल्दी से करें, 1 मिनट लगाएं, टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है यार। भाई ऐसी स्लो कर दो। भाई बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, टाइम बहुत कम होता है। कर लिया कॉपी? जल्दी करें भाई। कर दूं चेंज? भाई चेंज कर दूं? हाँ जी, डिसीजन रूल पे क्या लिखा हुआ है? कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। बेनिफिट का मतलब इनफ्लो, बेनिफिट का मतलब, और कॉस्ट का मतलब आउटफ्लो, क्योंकि नॉन कैश आइटम एनपीवी कैलकुलेशन में नहीं यूज होंगी। लिख लें, एनपीवी कैलकुलेशन में नॉन कैश आइटम कंसिडर नहीं होंगी। एनपीवी कैलकुलेशन में नॉन कैश आइटम कंसिडर नहीं होंगी। पॉजिटिव का मतलब इनफ्लो और नेगेटिव का मतलब बोलो आउटफ्लो। अब क्या कह रहा है? इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट मीन इनफ्लो, इज लेस देन बेनिफिट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम है, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, तो एनपीवी क्या आएगी? नेगेटिव। एनपीवी नेगेटिव आएगी तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे।
और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट ज्यादा हुई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कम हुई तो एनपीवी पॉजिटिव होगी, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अभी जीरो पे बात नहीं करेंगे, टू अर्ली है, जीरो पे बात नहीं करेंगे, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगले आने वाले दिनों में हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, बोले भाई, एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होंगे, और एनपीवी की बेस पर डिसाइड कर रहे होंगे कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। आ जाए भाई, बुकलेट का पेज नंबर 9 ओपन करें। कोई बच्चा बुकलेट के बगैर तो नहीं है? बुरी बात बेटा, इतने सीनियर बच्चों को भी कहना पड़ेगा तो मुनासिब बात नहीं है। जल्दी से ओपन करें, जल्दी से ओपन करें प्लीज। ओके हो गया। A company is considering whether to invest, whether to, क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। क्या कर रहा है? कंसिडर का मतलब एवेल्युएट कर रहा है भाई, कंसिडर का मतलब एवेल्युएट कर रहा है। वेदर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 53,000, 53,000 का फिक्स एसेट लगेगा। याद रखना, फिक्स एसेट लगाने का मतलब ही ये होता है कि इससे प्रोडक्शन वगैरह होगी या कोई सर्विस होगी और उससे हमें पैसा मिलेगा। ये ना समझना फिक्स एसेट लगाया सर, प्रोजेक्ट क्या लगा रहा है, प्रोजेक्ट लगाने का मतलब ही ये होता है कि फिक्स एसेट खरीद रहा है। ठीक। टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट वुड हैव, बोले भाई, 4 ईयर लाइफ एंड एस्टिमेटेड कैश प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट होते तो हम कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते। कैसे करते? डेप्रिसिएशन ऐड करते ओवर द 4 ईयर पीरियड। अब मुझे बताइए, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो इक्विपमेंट खरीदने में पैसे लग रहे हैं 53,000, ये कब जाएंगे? ये आएंगे या जाएंगे? ये जाएंगे। 17,000 आएंगे, 16,000 आएंगे, 25,000 आएंगे, 16,000 आएंगे और 12,000 भी। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट यूजिंग, ये 11% क्या होता है? फंड प्रोवाइडर ने हमें जिस रेट पर पैसे दिए हैं ये वो होता है। इसे भी कैलकुलेट करना सीखेंगे एमएफए में, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। क्या करना? लेकिन अभी अज्यूम करें कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का भी हमें नहीं पता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी नहीं पता, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है भाई? क्या कैलकुलेट करना है? एनपीवी। कितनी देर में करके दोगे? 2 मिनट, बस 2 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा। जल्दी जल्दी बेटा। कितने साल है बेटा? टी नॉट में कैश फ्लो इन है या आउट है? कितना आउट है बेटा?
ब्रैकेट लगा के चलेंगे। T1 में कितना, T2, T3, T4 12,000। डिस्काउंट फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं करूंगा? फार्मूला बोलें। T0 का डिस्काउंट फैक्टर सारी जिंदगी की मेरी जिम्मेदारी हो गई। आगे आप बोलें जी। 90, T2 बोलें 811, T3 बोलें, T4 बोलें, मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव पूरा बोला करें 53,000। आगे बोलें जी। 15,315। नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 11,699, नेक्स्ट 78। खिचड़ी ना पकाया करो बच्चियों, बड़ी हो गई हो। चलो बोलो 79। फार्मूला बोलो नेट प्रेजेंट वैल्यू का। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू बताएं, इन सबको जमा कर दें। 55,208 माइनस करें आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 53,000। आंसर दें। पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब प्रोजेक्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सप्लेन करके बताएं व्हाट डू यू मीन बाय 2208 पॉजिटिव। प्रोजेक्ट लगाया, प्रोजेक्ट से सेल से पैसा आया, मटेरियल लेबर एफएच में पैसा गया, जो बाकी बचा उसमें से हमने इंटरेस्ट भी पे किया, प्रिंसिपल पे किया, फिर भी हमें कितना बच गया। प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब बात को जरा ध्यान से समझना है। ये जो 17,000 है, इट्स नो सो सिंपल कि 17,000 आया पता चल गया। ये पूरा एक समुंदर है, उस समुंदर को सॉल्व किया तो 17,000 आया। अगला समुंदर सॉल्व हुआ, अगला समुंदर सॉल्व हुआ, अगला समुंदर सॉल्व हुआ। ये समुंदर सॉल्व करने का एमएफए में 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 17 मार्क्स का मस्ट क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में आता है। अब 1 बाय 1 मैं इसकी बारीकियों में जाऊंगा। क्या करूंगा? 1 बाय 1 इसकी बारीकियों में जाऊंगा। अब सुई ना ढूंढना शुरू कर देना, वही बारीकियां करनी है तो चलो और सुई ढूंढते हैं, दूरबीन लेकर आते हैं। बस एक्टिव रहना, बाकी मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आफियत रखे। जी भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ो। कैलकुलेट द, बोलो ना, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेस्ड ऑन द यूजिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ। अभी इस चैप्टर में ये 12% रेडीमेड होगा, तीसरे चैप्टर में जाके ये 12% में और आप मिलकर कैलकुलेट करेंगे। और इसका सही नाम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका असल नाम क्या है? अभी ना लिखें, अभी ना लिखें। मिस्टर दस्तरखान नहीं है, मिस्टर दरखास्ती। सफारशी भी नहीं है। कौन है? मिस्टर दरखास्ती इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। एमएफए में क्या बनने आए हो? फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर बनने आए हो। क्या बनने आए हो? और यह सबसे क्रिटिकल जॉब होती है। R1 R2 में वो मजा नहीं है जो मजा एमएफए में है, इसलिए दोबारा आया हूं।
बहुत गैप के बाद आए होंगे, 4 साल 5 साल के बाद आए, दिन नहीं लग रहा था। R1 R2 में कुछ मज़े की बात ही नहीं लगती थी। स्टैंडर्ड ने जो कह दिया वो हरफे आखिर है, टकरे मारते रहो स्टूडेंट के साथ दीवारों में, एंड में किसने जीतना है? स्टैंडर्ड ने जीतना। कह दिया सो कह दिया। इसलिए याद रखना, अकाउंट्स बनाकर बॉस की टेबल पे रखोगे, बीओडी की टेबल पे रखोगे, वो उसको ज्यादा बॉदर नहीं करते। उन्हें क्या चाहिए? अपनी वेल्थ में इजाफा। क्या कहा? अपनी वेल्थ में। इसलिए याद रखना, ये जो एनपीवी पॉजिटिव आई है ना, एनपीवी, इसको ये भी कहते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा। क्या कहते हैं? इसलिए एमएफए में आपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं पढ़ना टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। एमएफए में है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द, तो लिखो एमएफए में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द, बोलो, शेयर होल्डर। ओके ओके भाई यहां तक क्लियर है? तो एमएफए में ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट का, बिजनेस का? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द, करंटली ही इज एवेल्युएटिंग, क्या कर रहा है? एवेल्युएट कर रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट ऑफ केएल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ, तो बताएं प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है। बिलो आर डिटेल ऑफ द एनालिसिस, इन ईयर 1 प्रोडक्शन विल बी 4000 यूनिट, हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय, प्रोडक्शन में इंक्रीज है 2000 एनुअली, तो फिर T2 में यूनिट्स 6000, T3 में, T4 में, T5 में यूनिट्स आ गए। एडिशनली फॉलोइंग, बोलो जी, कॉस्ट में गिवन होता था पर यूनिट डाटा, अब ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड। अब मुझे बताओ क्या चाहिए मुझे? सेलिंग प्राइस कितनी है? 42 पर यूनिट इन ईयर, विच विल इंक्रीज बाय 14 एनुअली। तो पहले साल कितनी है? 42, दूसरे साल 56, तीसरे साल 70, चौथे साल 84, पांचवें साल 98। तो ये जो इंग्लिश मीडियम की तुम चीजें हो ना, पैदावार हो, काइंडली इस टेबल को दफन कर दो और पहाड़े पढ़ना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो मेरे बच्चों? पहाड़े पढ़ना शुरू कर दो। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड, जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग में, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कैश आउटफ्लो हुआ करती थी। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8000। हैविंग एन इंक्रीज ऑफ 400, तो फिर 8000 कब होगी? ईयर 1 में, ईयर 2 में 8400, ईयर 3 में 8800, ईयर 4 में 9200, ईयर 5 में 9600। तो वो जो कैश फ्लो फाइनल नेट करके देता था, कहते हैं अंसारी इतने तो तू भी नहीं अच्छा और इतने तेरे स्टूडेंट भी नहीं अच्छे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें एक समुंदर में जाकर डुबकी लगाकर लानी पड़ेगी। अब मैं सेल्स लूंगा, उसमें से मटेरियल माइनस करूंगा, लेबर माइनस करूंगा, वेरिएबल ओवरहेड माइनस करूंगा, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, जो बाकी आएगा वो होगा कैश प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं की, तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा? कैश प्रॉफिट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, नहीं है। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड डाटा यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। ING फॉर्मेट पे चलते हैं। इसका मतलब आउटफ्लो कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया है? इनफ्लो बताया, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस किसकी करवाना चाह रहा है? इनफ्लो की। आप बताएं जी, कैलकुलेटर पकड़े, सामने यूनिट्स रखें, पहले साल के यूनिट्स जी, सेलिंग प्राइस करो मल्टीप्लाई, 168,000। दूसरे साल की यूनिट्स
मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 50, बोलो 336,000,000। तीसरे साल की यूनिट्स लो, तीसरे साल की सेलिंग प्राइस लो, मल्टीप्लाई करो, क्या 5,60,000। अब एक बात सुन लेना, R1 R2 और MFA में फर्क ये है कि R2 में सिर्फ तुम समझते हो, R2 में समझना है, MFA में प्रैक्टिकली हाथ से करना है। इसलिए कोई बच्चा अगर कैलकुलेटर यूज करके खुद नहीं चलेगा तो वो कभी भी ग्रिप में नहीं लेके आ सकता फाइनेंस को, ध्यान में रखिएगा। आगे चलें, T4 बोलो 8,40,000। T5 की यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, 11,16,000,000। अब मटेरियल कॉस्ट के लिए यूनिट्स लो और एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, पहले साल की यूनिट्स, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, करो 24,000। इनफ्लो है आउटफ्लो है, अब आए, हर साल की मटेरियल कॉस्ट गिवन है, हर साल की यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाओ, दूसरे साल की यूनिट्स लो और मटेरियल कॉस्ट लो पर यूनिट 60,000। तीसरे साल का आंसर मटेरियल का, भाई मटेरियल का 11,1, T4 1,80,000। कुछ बच्चे बच्चियां नहीं कर रही हैं, वो कह रहे हैं बाकी कर रहे हैं ना, बाकी क्वालिफाई कर ले। 2,64,000 इंग्लिश में ही बताया करें बेटा, ताकि एक सिमेट्री रहे। लेबर को लो यूनिट्स और लेबर कॉस्ट पर यूनिट। कितने बच्चे हैं जिनके पास बुकलेट नहीं है? वेरी बैड। MFA में आके अगर इतने नॉन सीरियस हैं आप, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, आर्टिकल्स पे जाना है, तो कैसे फिर सीरियसनेस आएगी? ये तो नहीं सीरियसनेस है, ये तो नहीं मज़ेदार बात है, ये तो हल्की बात की आपने, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता आपसे यार। चलें, लेबर यूनिट्स इनटू लेबर कॉस्ट पर यूनिट 40, क्या क्या कह रहे हो? यूनिट्स इनटू लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना? 20,000। गलती ना किया करें, एक गलती करते हैं काफी पीछे चले जाते हैं। कितना है? 20,000। दूसरे साल यूनिट्स इनटू लेबर जी 48,000। तीसरे साल 88,000। चौथे साल 1 लाख। इंग्लिश में बोलना है पूरे सेशन में। T5 आर्टिकल्स पे जाके उर्दू में बताया करोगे? नहीं ना बेटा, आदत बनाएं, कोशिश करें अपनी लैंग्वेज को प्रोफेशनल करते चले जाएं। आप नोट करें, मैं इंट्रो में जैसे पढ़ाता हूं MFA में वैसे नहीं, मैं क्लास में नहीं कर रहा हूं। क्यों? मुझे अब आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड देना, वो उस वक्त एटीट्यूड देना था दोस्ताना, ताकि आप CA से भागो ना। अब मुझे आपको ऐसे बात करनी है जैसे आपने आर्टिकल्स में जाके ऑडिट फर्म में बात करनी है, टू द पॉइंट, प्रोफेशनल लुक, प्रोफेशनल एटीट्यूड, कंपोज्ड वॉइस। वो तमाशे इंट्रो में ही होते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए हर जगह का जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष मेरे बच्चों। आगे चलो, वेरिएबल ऑफ कॉस्ट यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8,000। T2 T3 जी 32,000। नेक्स्ट 50,000। T5 70। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट पहले साल, अगले साल कितना ऐड हो जाएगा? 400। कितना हो गया? नेक्स्ट 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 ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताएं। 126,000। फिर
अहमद भाई इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज्यूम करनी है ताकि अगली दफ़ा प्रॉब्लम ना हो। नो प्रॉब्लम मेरी जान, इतना काम करते हो, नो प्रॉब्लम। आगे बोलो सर, आप कसूर जाएं मछलियां खाएं सर, आप दुनिया खाएं सर। इनका बॉस कितना अच्छा इन्हें मछलियां खिलाने लेके जाता है। कैसी थी? परफेक्ट थी। 2016 आगे 319 नेक्स्ट 460 नेक्स्ट 6264। चलो जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लो। कमा के लेके जाना चाहते हैं, नुकसान में जाना चाहते हैं? कमाना है सर अंसारी, नुकसान में क्यों लेके जा रहे हो? 6 4 10 3 13 2 15 16। चलो जी 12 लाख है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर रहा हूं। अहमद भाई फिल कर दें। कितनी है? 12 लाख। कब आएगी? T0 में। कब आएगी? T0 में। चलो जी अब नेट कैश फ्लो करो। गलत है, मुबारक हो। लो भाई पहली गलती आ गई स्क्रीन पर। 6 मिनट बाकी रह गए भाईजान, जल्दी करें। मजबूरन मुझे फिर पुरानी लैंग्वेज पे जाना पड़ रहा है। जहाजो और जहाजनो, मौसम खराब है इसलिए फ्लाइट में कहीं पे भी हचकोले हो सकते हैं, ध्यान से चलें, आपकी मेहरबानी। बोले भाई जी। 1,08,000। बाकी सही है बेटा? चलें अब नेट कैश फ्लो यही है, इसलिए मैं दोबारा नीचे नहीं लिख रहा। डिस्काउंट फैक्टर 12% पे पहले साल का 1, T0 का 1। आगे बोले 892 नेक्स्ट 712। कोई बात नहीं, आगे बोले। लड़ना नहीं है एक आधे डेसिमल पे। 797। जाग बेटा जाग मेरी बच्ची, जागो ना बच्चे। 0.79 नेक्स्ट 711। आगे 0.63 नेक्स्ट 567। मल्टीप्लाई करें 12 लाख। आगे 96। एक बोले ना, पहले बच्ची कह रही है 429, दूसरी कह रही है 96। ऐसे ना करें बेटा। 96336 नेक्स्ट 1606 नेक्स्ट जी 226951 नेक्स्ट 292608 3555168। लो मेरे बच्चों अब नेट कर दें, पॉजिटिव जमा करके नेगेटिव माइनस कर दें। पॉजिटिव जमा करके नेगेटिव माइनस कर दें। क्रॉस वेरीफाई होने दें, जल्दी करें। यही आ रहा है बेटा, बोलिए। 113173 पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओ बच्चे मैंने पूछा भी है, पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर दें। फाइनल आंसर दीजिए जी। 68 नेगेटिव नहीं, नेगेटिव कैसे होगा? ये 12 लाख है। आर यू श्योर? चलो आ रहा है तो अब उसकी किस्मत ही खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। माइनस बोले भाई, माइनस में कितना है? -6826
नेगेटिव है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ओके हो गया भाईजान, ओके हो गया। अच्छा, एक जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, 3 मिनट है। ये जो फिगर्स है ना बेटा, जरा इन्हें जमा करके दे मुझे। ये जो फिगर्स आई हैं, ये जो फिगर आई है इन्हें जरा जमा कर लें। ये फ्यूचर वैल्यूज हैं। ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि अभी डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। 17,16,000 17,16,000 आ रहा है, 12 लाख जा रहा है। इसका मतलब प्रोजेक्ट में जान है। क्या कहा? प्रोजेक्ट में जान है, लेकिन जब इंटरेस्ट माइनस किया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये है इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, ये है आउटफ्लो। नेगेटिव आ रहा होगा जब इतने लोग गवाही दे रहे हैं। अब सुनो भाई, अगर सिर्फ प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज देखो वो ज्यादा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, यानी प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ वर्थ कैरी कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमने लोगों से पैसे लेके प्रोजेक्ट लगाया, जब उन्हें उनका शेयर दे दिया तो इंटरेस्ट कंसीडर करने के बाद आंसर नेगेटिव में चला गया। लेकिन डिसीजन हमने इसी में लेना है, ऊपर वाली फिगर्स पे। वो तो सिर्फ एक नॉलेज आपको दे रहा था। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।